नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत आज जिस खंड पर हम लोग बात करेंगे वह विकास की अवस्थाओं में तीसरी अवस्था किशोरावस्था की बात करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मानव विकास के क्रम में यानी जन्म के पश्चात शैशवावस्था और बाल्यावस्था का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद जो तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है उसी को किशोरावस्था कहते हैं और उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किशोरावस्था में कि किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है या किशोरावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन हैं, फिर किशोरावस्था का महत्व कितना है और फिर किशोरावस्था की विशेषताओं, इन सभी बिंदुओं की चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किशोरावस्था वास्तव में देखा जाए तो किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे एडोलसेंस, अगर देखा जाए तो यह शब्द जो एडोलसेंस है यह लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना हुआ है। यह शब्द किससे बना है? यह लैटिन भाषा की शब्द जो एडोलसेंस शब्द है अंग्रेजी भाषा में, वह लैटिन भाषा का जो शब्द है एडोल्सियर की बात हम करते हैं तो एडोल्सियर क्रिया से बना हुआ है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना है। और जब हम एडोल्सियर की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है या इसका जो अर्थ है एडोल्सियर का, वह है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसी के संबंध में मनोवैज्ञानिक ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय ने अपने जो विचार दिए किशोरावस्था के संबंध में कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। अर्थात हम ये कहेंगे किशोरावस्था का प्रारंभ कब होगा? किशोरावस्था के प्रारंभ की बात करते हैं तो ये प्रारंभ कब होता है? बाल्यावस्था की समाप्ति पर क्या होता है? किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। और किशोरावस्था समाप्त कब होता है? किशोरावस्था की समाप्ति की बात करते हैं कि जब प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होता है। प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ जब होता है तो किशोरावस्था की समाप्ति। ये ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय ने किशोरावस्था के संबंध में अपने विचार दिए। तो किशोरावस्था के संबंध में हम और एक दो मनोवैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। एक हम जर्सील्ड महोदय के विचार को देखते हैं कि किशोरावस्था वह समय है। इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया कि किशोरावस्था वह समय है, किशोरावस्था वह समय है, यानी इन्होंने टाइम के ऊपर दिया जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जिसमें क्या होता है? बाल्यावस्था से किधर जाता है? यह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर यानी मैच्योरिटी की ओर, ये कहता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, यानी बाल्यावस्था से किधर जाता है? यह परिपक्वता की ओर।
ये जर्सील महोदय ने अपने विचार दिए। और ये कौन जाता है? ये विकासशील व्यक्ति की बात इन्होंने कहा। इन्होंने किसकी बात किया? इन्होंने विकासशील जो व्यक्ति है वह क्या करता है? वह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है, अर्थात ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। तो ये आपका जर्सील महोदय ने किसके बारे में बताया? कि ये किशोरावस्था के संबंध में। तो सामान्यतः बात करते हैं तो स्टेनले हॉल महोदय, एक विचार स्टेनले हॉल महोदय का, जिन्होंने जो विचार दिए वो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि जो किशोरावस्था है वह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इन्होंने कहा, किसने? स्टेनले हॉल महोदय ने अपने जो किशोरावस्था के संबंध में विचार दिए हैं कि यह अवस्था अर्थात किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है, ये बहुत बार पूछा गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। तूफान व विरोध की अवस्था है। तो किशोरावस्था के संबंध में स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि यह पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, यानी एक बहुत बड़े तनाव की बात करता है, एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो इसके बारे में उन्होंने बात किया। तो अब हम इसी स्टेनले हॉल के कोटेशन पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो किशोर होता है वह बड़े संघर्ष में होता है, बड़े उहापोह में होता है, या यूं कह दें कि यहाँ पर संवेगों की बड़ी अस्थिरता होती है। सांवेगिक रूप से अस्थिरता की स्थिति हो जाती है, मानसिक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर कोई किशोर है, आप देखिए कहीं पर कोई घटना, दुर्घटना होती है तो वहाँ सबसे पहले हेल्प करने के लिए किशोर ही आते हैं। तो किशोर ने वहाँ पर हेल्प किया, घर आता है तो ये सोचता है कि मुझे शाबाशी मिलेगी, लेकिन घर पहुँचते ही घर के जो भी उसके बड़े हैं वो उसे उसका उल्टा, अर्थात वो जो सोच के आया रहता है उसके जस्ट अपोजिट बिहेव पाता है, व्यवहार पाता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, दुनिया के लोग थे और लोग नहीं गए, तुम ही बनते हो। यानी अब उसके मन में बड़ा उथल पुथल चलता है और अंत में वो इतना मानसिक संवेगों के झंझावात में उलझ जाता है, मानसिक विचारों में उलझ जाता है, कहता है कि जाइए अब घर का भी कोई होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यानी वहाँ पर उसमें इतना उथल पुथल, और वो किससे होता है? वो सांवेगिक परिवर्तन से होता है। तो जब हम किशोर की बात करते हैं तो किशोर में ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये किससे आता है? ये संवेग के थ्रू होता है। यानी उसके मन में वेग का समवेग, यानी जब हम वेगवान, कौन? उसके भाव। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वह जब उसमें क्या होगा? उथल पुथल होगा। इस उथल पुथल से क्या होगा? उसमें तनाव आएगा। तनाव की वजह से वह क्या करेगा? वह मानसिक संघर्ष करेगा। ये संघर्ष की स्थिति कैसी होती है? मानसिक विचारों की बात करते हैं कि जो मन में विचार आते हैं उन विचारों में संघर्ष की स्थिति होती है, और यही संघर्ष तनाव देता है और तनाव संघर्ष को प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है, तो और इन सब के कारण उसके जो मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क में क्या होता है? एक तूफान उत्पन्न होता है। वह इन दोनों के कारण, तनाव और संघर्ष के कारण, वह तूफान की स्थिति उत्पन्न होता है
और इन सब का परिणाम क्या होता है कि जो किशोर होता है उसके अंदर इन सारी परिस्थितियों से उसके अंदर एक विरोधात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है, या यूं कह दें कि वह मानसिक रूप से अपने ही विचारों या दूसरे के विचारों में विरोध की स्थिति का सामना करता है। तो ये तो स्टेनले हॉल का कथन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किशोरावस्था, वास्तव में ये देखा जाए तो किशोरावस्था को सामान्य रूप में मनोवैज्ञानिकों ने 12 से 18 वर्ष की अवस्था को बताया कि जो किशोरावस्था है वह कब से कब तक है, वह 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक। तो सामान्य रूप में यह कब से कब तक है, 12 से 18 वर्ष। अब यहां पर स्थिति विभिन्न देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक या जलवायु के कारण इसकी आयु में कुछ अंतर भी आता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा। किशोरावस्था को दो भागों में बांटा, एक को कहा पूर्व किशोरावस्था, दूसरे को कहा उत्तर किशोरावस्था। पहला पूर्व किशोरावस्था और दूसरा कहा उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इन दो रूपों में इन्होंने बांटा। और फिर पूर्व किशोरावस्था को जो कहा वह कहा 12 से 16 वर्ष की आयु जो होती है वह पूर्व किशोरावस्था की होती है, और 17 से 19 वर्ष की आयु में वह कौन सी अवस्था, उत्तर किशोरावस्था की बात की। वास्तव में देखा जाए जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था को सामान्य रूप में यदि हम देखें कि वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। अगर हम इस रूप में कहें तो यह कब से प्रारंभ होती है, तारुण्यता से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ता के प्रारंभ पर ये क्या होती है, यह अवस्था समाप्त होती है। यहां पर पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था 12 से 16 और 17 से 19 की बात कही। अब यहां बात आती है कि जो 17 वर्ष की आयु है यह दोनों के मध्य विभाजन की बात करता है। यानी अगर इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा की बात करें, इन दोनों के बीच विभाजन रेखा का कार्य कौन करती है, 17 वर्ष की आयु जो है वह विभाजन रेखा, उसी के आसपास वह विभाजन रेखा की बात करती है। अब उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच की अवधि को पूर्व किशोरावस्था मानते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक। कहां से कहां तक, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था के मध्य की जो अवधि होती है उसे पूर्व किशोरावस्था। और इस समय कब से कब तक, उत्तर बाल्यकाल से, भाई उत्तर बाल्यकाल की बात हमने की, उत्तर बाल्यकाल से कहां तक, किशोरावस्था। कौन सा खंड माना जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था के मध्य की जो अवधि है, और किशोरावस्था के मध्य की जो अवधि है उसे क्या माना है मनोवैज्ञानिकों ने, पूर्व किशोरावस्था। और ये पूर्व किशोरावस्था जो होती है इसमें भी अपने कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक गुण परिलक्षित होते हैं। इस समय बालक पूर्ण किशोर की स्थिति में भी नहीं होता और न ही वह परिपक्व की स्थिति में होता है। तो यानी न तो वो बाल रूप में है, बालक के रूप में है, न पूर्ण किशोर के रूप में है, बल्कि वह उसकी स्थिति कैसी है, वह जो व्यवहार करता है,
जो उसकी मनोवृत्ति है, जो उसके दृष्टिकोण है, वास्तव में देखा जाए तो इन सब में परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो अब यहां पर पूर्ण किशोर भी नहीं है और उनमें परिवर्तन का रूप भी दिखता है, इसीलिए पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया। पूर्व किशोरावस्था को क्या कहा गया? एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया। एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया। क्यों यह अवस्था क्यों कहा गया? अब इसके साथ भी आपका प्रश्न उठ सकता है कि इसको हम बड़ी उलझन की अवस्था क्यों कहते हैं। अभी तो हमने तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की बात स्टेनले हॉल के अनुसार पढ़ी थी। अब यहां पर ये इसलिए यानी उलझन की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय प्रायः माता पिता, अभिभावक या शिक्षक उसे बात बात पर डांटते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, तो वह सदा उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है कि वह क्या करे। यहां पर उसकी स्थिति सबसे ज्यादा कैसी होती है कि वह क्या करे, यानी हर बात में उसे टोका गया, हर बात में डांटा गया, हर बात में रोका जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह एक उलझन की स्थिति में होता है कि हम करें तो क्या करें। उसी के साथ साथ पूर्व किशोरावस्था को एक और विशेष रूप में जाना जाता है कि यह अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास का काल भी होता है। यह अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी होता है। तीव्र विकास का काल यानी हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय बालक के सभी पक्षों का विकास अत्यंत तीव्रगामी होता है, अत्यंत द्रुत रूप में होता है। इसीलिए पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा गया। जैसा अभी ऊपर बात हम लोगों ने किया था कि स्टेनले हॉल महोदय ने पूर्व किशोरावस्था को एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल, झंझा और तनाव, या यूं कह दें कि इसे मनोवैज्ञानिकों ने समस्यात्मक अवस्था भी कहा है। ये क्या है? इसे समस्यात्मक, प्रॉब्लमेटिक एज भी कहा गया, समस्यात्मक अवस्था भी कहा गया। वही स्टेनले हॉल ने कहा कि यह क्या है? संवेगात्मक रूप से उथल पुथल। अभी तनाव और संघर्ष में मैंने बात किया था कि वहाँ संवेगों के क्रम में बड़ा उथल पुथल होता है, बड़ा तनाव होता है, झंझावात होती है। तो इस अवस्थाओं के नाम से भी हम जानते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा, या समस्यात्मक अवस्था के साथ साथ ये भी एक स्थिति आती है, इसे एक अटपटी अवस्था भी कहा गया। समस्यात्मक अवस्था या अटपटी अवस्था भी कहा गया। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर हम अध्ययन की सुविधा या सरलता को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था को 12-13 वर्ष की आयु से 18-19 वर्ष की आयु तक हम मानते हैं। अब यहां बात आती है कि किशोरावस्था को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो हम किशोरावस्था के महत्व की हल्की सी चर्चा करते हैं। तो किशोरावस्था के संबंध में जैसे अभी हमने बात किया कि यह मानव विकास की अवस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन का सबसे कठिन काल माना गया। क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था देखा जाए तो किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था से पूर्व कौन सी अवस्था होती है? इसके पूर्व बाल्यावस्था होती है।
तो देखा जाए तो किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य क्या है, इसके मध्य एक संधिकाल है। वास्तव में क्या है ये, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधिकाल है, उसके मध्य का ट्रांजिशनल पीरियड है। अर्थात बालक जो किशोरावस्था में है तो बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है। किशोरावस्था में जो बालक है या किशोर हम कहें तो अब इसमें दोनों, इसका भी गुण है और इसका, यानी इन दोनों अवस्थाओं में रहता है। कौन, बालक या किशोर। किस दो अवस्थाओं में, बाल्यावस्था में भी रहता है और प्रौढ़ावस्था में भी रहता है। अब यहां न तो उसे बालक समझा जाता है, अब जैसे दोनों अवस्थाओं में रहने का जो एक उसके सामने समस्या आती है, एक यक्ष प्रश्न बनता है कि बालक को न तो बालक माना जाता है जो किशोर है और न ही उसे प्रौढ़ माना जाता है, अर्थात परिपक्व समझा जाता है। तो इस परिवर्तन के काल में माता पिता, अभिभावक, शिक्षक या अन्य लोग जो कि बालक के वर्तमान और भविष्य के कल्याण की बात सोचते हैं या उनके हित में रुचि रखते हैं, वास्तव में वह समाज की प्रगति चाहते हैं, तो उन सबको किशोरों के स्वस्थ विकास पर विचार करना चाहिए। अर्थात तो किशोर है क्या, विशेषकर एक शिक्षक के रूप में हम आप कि उस समय जो किशोर काल के बच्चे होते हैं, विशेषकर जो जूनियर सेक्शन में पढ़ते हैं, तो उनके लिए हमको आपको उनकी मानसिक दशा को, उनकी मानसिक स्थिति को या उनके व्यवहार के तरीके को जानना आवश्यक है। इसीलिए क्रो एवं क्रो महोदय ने, इसने क्रो एवं क्रो महोदय ने किशोरावस्था के संबंध में कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा की को प्रस्तुत करता है। किशोर क्या है, किशोर वर्तमान की शक्ति है। क्रो एवं क्रो महोदय ने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो अभिभावक हो, शिक्षक हो, विशेषकर इन दो के संपर्क में किशोर सबसे ज्यादा होता है। तो अभिभावकों और शिक्षकों को जो उनके ग्रोविंग फैक्ट्स हैं, यानी उनके विकास के पक्ष हैं, तथ्य हैं, तो किशोरों की विशेषता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, या विकास की जो संभावित शक्तियां हैं, उनके विषय में जानकारी होना चाहिए या जानकारी का होना आवश्यक है। इसीलिए किशोरावस्था के महत्व या उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर हैडोक कमेटी ने, कहा, इंग्लैंड की हैडोक कमेटी ने अपने विचार दिया था कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। कब, 11 या 12, किसने दिया, इंग्लैंड की हैडोक कमेटी ने अपने विचार दिया। हैडोक कमेटी ने अपने विचार दिया कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में किशोरों में क्या होता है, उनकी नसों में ज्वार का उठना आरंभ हो जाता है, यानी एक विशेष तरह का ज्वार उफान मारता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यही जो नसों में ज्वार उठता है, कि हैडोक कमेटी ने कहा कि इसी को किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। यदि इस ज्वार, यानी जो बालकों की नसों में ज्वार का उठता है, ज्वार का एक बाढ़ बनता है, उस बाढ़
के समय ही उसका उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ हम नई यात्रा आरंभ कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी किशोर को सही मार्ग और सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये विशेषकर जो विद्यालय हैं जिसमें आपकी जूनियर माध्यमिक, विशेषकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और कुछ स्नातक के बच्चे होते हैं, वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। विशेषकर हम आप जिन्हें टीनेजर्स कहते हैं। तो इन किशोरों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक इन शक्तियों को विकसित करने के लिए या उनको उचित दिशा प्रदान करने के लिए उनकी शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करना और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम किशोरावस्था की बात करते हैं कि किशोरावस्था के दो प्रमुख सिद्धांत हैं कि इसमें, तो किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत के क्रम में किशोरावस्था के सिद्धांत, इससे भी आपका प्रश्न निकलता है। तो इसमें दो सिद्धांत की बात हम करते हैं। दो सिद्धांत कौन से हैं? एक त्वरित विकास का सिद्धांत है और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत। तो त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है? थ्योरी ऑफ जो डेवलपमेंट के अंतर्गत एडोलसेंस के कॉन्सेप्ट में दिया गया है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं। जो त्वरित है यानी जो उनमें परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और कैसे होते हैं? अचानक होते हैं। यानी अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन अचानक होते हैं, या यूं कह दें कि अचानक के साथ कि आकस्मिक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? अचानक होते हैं या आकस्मिक होते हैं। और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया। इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें? एडोलसेंस पुस्तक है, उसमें इन्होंने इसका समर्थन किया, स्टेनले हॉल महोदय ने। और जो ये कहा कि अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप में होते हैं, इसका आशय ये है कि ऐसे परिवर्तन जिनका शैशव या बाल्यकाल में कोई संबंध नहीं होता, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इस प्रकार की विशेषता का कहीं कोई प्रकटीकरण नहीं होता। स्टेनले हॉल महोदय ने इसके संबंध में, यानी त्वरित विकास के संबंध में कहा, उन्होंने अपने पुस्तक में कि किशोर और किशोरी में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार कर आते हैं। जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं एकदम छलांग मार कर आते हैं। फिर दूसरा जो सिद्धांत की बात कही वह क्रमिक विकास के सिद्धांत की बात कही। दूसरा सिद्धांत क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत था त्वरित विकास और दूसरा है क्रमिक विकास सिद्धांत, यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात कही। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं उनके फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं
वे एकदम ना आकर यानी आकस्मिक रूप में ना आकर बल्कि कैसे आती हैं, धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। इसमें क्या कहा कि आकस्मिक या अचानक न आकर, जो भी विशेषताओं में परिवर्तन होता है, न आकर कैसे आती हैं, धीरे धीरे क्रमशः आती हैं, धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। इस सिद्धांत का जो आशय है और इस सिद्धांत का जो समर्थन किया है, इस सिद्धांत का समर्थन मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है, थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगबर्थ। किनका किनका? 3 मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगबर्थ। ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है और किंग महोदय ने इस सिद्धांत के संबंध में अपने विचार दिया कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे आपका एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब हम जाते हैं तो उस ऋतु के समाप्ति तक अगले ऋतु के चिन्ह यानी उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य भी संबंध होते हैं। ये तो था हमारा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो किशोरावस्था के संबंध में इसके महत्व, अर्थ और सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो किशोरावस्था की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में अगर हम कहें इस समस्त विशेषताओं को किसी एक शब्द के द्वारा हम बता सकते हैं तो वह शब्द है परिवर्तन। और बीजी हंट महोदय ने, किसने? बीजी व हंट महोदय ने, बीजी व हंट महोदय ने तो इसी रूप में परिभाषित ही किया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो एक ही शब्द में उन्होंने कहा कि किशोरावस्था की समस्त विशेषताओं को सर्वोत्तम ढंग से यदि हम कह सकते हैं तो वह शब्द क्या है? एक शब्द में परिवर्तन। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, यानी यह परिवर्तन कैसा होता है? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम बहुत संक्षिप्त में कर लेते हैं और इसका डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो हमने आपको बताया है कि आप प्ले स्टोर से दिनेश सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे। पहचान ये है कि दिनेश सर ऑफिशियल जैसे आप टाइप करेंगे प्ले स्टोर पर सर्च ऑप्शन में, तो आपको दिनेश सर ऑफिशियल और लोगो में सरस्वती माँ की फोटो लगी है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। तो वहाँ DLED फर्स्ट सेम में फ्री क्लासेस में जाएंगे। फ्री क्लासेस में आपके कई ऑप्शन बनेंगे। आप DLED फर्स्ट सेम में जाएंगे तो आपको वीडियो और PDF नोट्स दोनों अवेलेबल मिलेगी। तो यहाँ हम सिर्फ समरी में इसकी चर्चा कर देते हैं। तो प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता की बात हम करते हैं, वह है शारीरिक परिवर्तन।
पहली विशेषता की बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन। तो अब जो यहाँ बॉडली चेंजेस हैं, तो किशोरावस्था में अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे इस समय शारीरिक दृष्टि से यौनारंभ के लक्षण यानी यौवन के आरंभ होने के लक्षण प्रस्फुटित होते हैं या यूं कह दें प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को और बालक पुरुषत्व की ओर आगे बढ़ते हैं या पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। शारीरिक दृष्टि से बालकों और बालिकाओं में मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। अर्थात शारीरिक परिवर्तन की जब हम और डिटेल बात करेंगे तो अगला टॉपिक जब हम लेंगे साइको में पक्षों में चलेंगे और शारीरिक परिवर्तन की बात करेंगे, वहाँ इसका हम और डिटेल। कहने का आशय शारीरिक रूप से बहुत ही आंतरिक ग्रंथियों में बदलाव आता है, बहुत सारी शारीरिक शेप में परिवर्तन आता है। तो ये सारे परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं और ये परिवर्तन भी कहीं न कहीं वह एक तनाव या एक मानसिक यूं कह दें कि उथल पुथल की स्थिति को भी उत्पन्न करता है। फिर दूसरा विशेषता है हमारा, पहला तो हो गया शारीरिक परिवर्तन, फिर मानसिक विकास की बात हम करते हैं। मानसिक विकास के क्रम में जो मेंटल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यताओं में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से किशोरों में उन मानसिक गुणों के विकास को देखा जाता है जैसे कल्पना, स्मृति, दिवा स्वप्न की अधिकता, निर्णय शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं, ये यानी उसके जो मूड्स की बात हम करते हैं तो वह भी विरोधी स्थिति को दिखाई देता है। तीसरी विशेषता अस्थायित्व और समायोजन का अभाव। अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अस्थायित्व और समायोजन का अभाव, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट का अभाव मिलता है। यानी किशोर या किशोरी इनकी मन स्थिति शिशु की भांति अस्थिर हो जाती है। ये अभाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो इनकी स्थिति है वह शिशु की भांति हो जाती है। शिशु की भांति क्या होती है? यह अस्थिर हो जाती है। इनकी मन की स्थिति या उनकी मन स्थिति कैसी होती है? शिशु की भांति अस्थिर हो जाती है। इसीलिए रॉस महोदय ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इसे क्या कहा? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। किस लिए? क्योंकि शिशु की भांति मन स्थिति, मानसिक स्थिति उसकी क्या होती है? अस्थिर हो जाती है। अर्थात यहां हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय उनमें तेजी से परिवर्तन होते हैं कि वह परिवर्तन तेजी नहीं बल्कि इतनी तीव्र गति से होते हैं, इतनी तेजी से होते हैं कि किशोर या किशोरी कभी कुछ विचार करता है तो कभी कुछ करता है। अर्थात उसकी मनोदशा अस्थिर हो जाती है। हम ये कभी कह सकते हैं कि अस्थिर क्या होती है? उसकी मनोदशा। जैसे सामान्य रूप में हम आप कहते हैं कि मानसिक दशा अच्छी नहीं है क्या, स्थिर नहीं है क्या, मनोदशा अस्थिर है, तो वही मनोदशा उसकी क्या हो जाती है? अस्थिर होती है। और परिणाम ये होता है कि वह अपने को समायोजित करने में असमर्थ होता है। वह सोशल इन्वायरमेंट हो या कोई और पर्यावरण, वहाँ वह अपने को समायोजित नहीं कर पाता। अगली विशेषता की बात करते हैं कि संवेगात्मक जीवन। संवेगात्मक जीवन
अगली विशेषता आपकी है। तो संवेगात्मक जीवन का यानी किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। यहां पर संवेग की बात करते हैं तो संवेग वास्तव में देखा जाए तो भाव का ही गतिमान रूप जो है, वेगवान रूप जो है वो संवेग होता है। तो यहां संवेगात्मक जीवन है अर्थात किशोर या किशोरी का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है और संवेगात्मक आवेश में वह असंभव या असाधारण सा लगने वाला कार्य भी सहज रूप में कर लेता है या कार्य करने का वह संकल्प कर लेता है, अरे इसको तो मैं करके ही रहूंगा। और कभी वह अत्यंत उत्साह से भरा होगा तो कभी अचानक एकदम हतोत्साहित होगा। तो यह उसके संवेगात्मक जीवन को दिखाता है। फिर अगली विशेषता की बात हम करते हैं कि विरोधी मानसिक दशाएं। अगली विशेषता की बात कर रहे हैं विरोधी मानसिक दशाएं, यानी उसकी जो मानसिक दशाएं हैं, मानसिक स्थिति है वह विरोधी होती है। क्यों? जो इस समय की स्थिति है इसका कारण विशेष रूप से संवेगात्मक जीवन में अपने को समायोजित न कर पाना। यह स्थिति क्यों होती है? संवेगात्मक जीवन में जो किशोर है या किशोरी है वह क्या होता है? संवेगात्मक जीवन के अपने को समायोजित न कर पाना इसका प्रमुख कारण होता है। समायोजित न कर पाना यह इसका प्रमुख कारण है। क्यों? किसके लिए? विरोधी मानसिक दशाओं के लिए। क्योंकि किशोरावस्था उच्च स्तर पर यानी बिल्कुल हायर लेवल पर क्या करता है? प्रारंभिक बाल्यकाल का पुनरावर्तन होता है। किशोरावस्था क्या होता है? यह प्रारंभिक बाल्यकाल का पुनरावर्तन होता है। प्रारंभिक बाल्यकाल का क्या है? यह पुनरावर्तन। तो यानी वह जो शैशवावस्था का दूसरा खंड यानी प्रारंभिक बाल्यकाल भी कहा गया और बौद्धिक रूप से वह बालक से श्रेष्ठ होता है। दोनों में अंतर है, पर संवेगात्मक रूप से वह अधिक उलझन युक्त और अव्यवस्थित होता है। यहां दोनों की स्थिति की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रारंभिक बाल्यकाल और किशोरावस्था के रूप में जब हम देखते हैं कि बौद्धिक रूप से यह इससे श्रेष्ठ होता है, लेकिन दूसरे रूप में कहें कि संवेगात्मक रूप में यह इससे अधिक उलझन और अव्यवस्थित होता है। अर्थात छोटी छोटी बातों को लेकर शीघ्र ही वह अप्रसन्न हो जाएगा, कभी अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा, कभी हंसता हुआ दिखाई देगा, दूसरे क्षण बिल्कुल चिंतित, उदासीन और रोने की स्थिति में आ जाएगा। एक विशेषता और इसकी बात हम कर लेते हैं, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। इस समय बालक मानसिक स्वतंत्रता चाहता है और इसके लिए यानी मानसिक स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। कब? किशोरावस्था में। और किशोर बड़ों के आदेश, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाज, अंधविश्वास, इन सब का वह बंधन में नहीं आना चाहता, अर्थात उनसे वह संतुष्ट नहीं होता। वह कैसे है, क्यों है, इसकी संतुष्टि करना चाहता है। इस समय अर्थात ये कहा जाए कि बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है।
बिना तर्क किए किसी बात को स्वीकार करने की प्रवृत्ति की बात वो करता है। अगली विशेषता की बात करते हैं, बुद्धि का अधिकतम विकास। ये प्रश्न बहुत आया है, बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि के अधिकतम विकास का मतलब कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, तो किशोरावस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी हाईएस्ट लेवल पर आ जाता है। तो अब यहां जो आपका मैक्सिमम लेवल की बात हम करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 16 वर्ष की आयु तक सामान्यतः मानसिक आयु में वृद्धि होती है। कब तक? 16 वर्ष की आयु तक किसमें? मानसिक आयु में वृद्धि होती है, मेंटल एज। और बुद्धि परीक्षण द्वारा मानसिक आयु ज्ञात होती है। हम लोग जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं, तो ये आपका MA/CA × 100 ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, जिसमें MA मीन्स मेंटल एज मानसिक आयु, CA मीन्स क्रॉनिकल एज तिथिक आयु या वास्तविक आयु, और इन दोनों के अनुपात को 100 से गुणा करते हैं तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। तो बौद्धिक विकास की पूर्णता के कारण किशोर में कई मानसिक कार्यों को यानी बौद्धिक कार्यों को करने की क्षमता आ जाती है। जैसे इसमें जो क्रम से हम बात करें तो सबसे पहले प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तर्क और निर्णय की क्षमता उसमें आ जाती है। पहला क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट्स यानी जो हमारे प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके आधार पर अब वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन करने लगता है। तर्क और निर्णय की क्षमता आ जाती है। बाल जो अवस्था में यानी इससे पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करते हैं कि वहाँ जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का प्रारंभ होता है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आ जाती है। स्मृति विस्तार हो जाता है, मेमोरी स्पैन हो जाता है, और साथ ही साथ रचनात्मक कल्पना की क्षमता आ जाती है, अर्थात यहाँ पर वह क्रिएटिव इमेजिनेशन करने लगता है। रुचियों, अगली विशेषता है कि बाल किशोरावस्था में उसकी रुचियों में परिवर्तन आ जाता है। फिर और विशेषताओं के क्रम में यदि हम बात करें तो वह निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति की बात हम करते हैं कि शैशवावस्था में शिशु प्रत्येक कार्य के लिए जो माता पिता पर निर्भर रहता था, उसके अभाव में वह क्या होता था, उसके अभाव में वह अपने को अनारक्षित समझता था। तो शैशवावस्था की भांति इस समय यानी किशोरावस्था में भी जो किशोर है उसमें निर्भरता की प्रवृत्ति दिखाई देने देती है, यानी यहाँ पर वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। धार्मिक भावना का उदय, यहाँ पर एक विशेषता की बात करते हैं, धार्मिक भावना का उदय बालक में हो जाता है। उसी तरह समाज सेवा की भावना का जन्म होता है, समाज सेवा की भावना इसका जन्म होता है। और कल्पना का बाहुल्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कल्पना का बाहुल्य या कल्पना की बहुलता की बात हम करते हैं। तो किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, किशोर जो है वह जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं, जो उसकी अपनी अभिलाषाएं हैं, उनका पूरा करने में अपने को असफल पाता है। तो वो क्या करता है कि वह उसकी पूर्ति वास्तविक जीवन में ना कर कल्पना जगत में यानी कल्पना के द्वारा वह उसकी पूर्ति करने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह कल्पना में डूब जाता है और कल्पना की प्रबलता के कारण
इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है या दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है और उसके कारण बालक क्या होता है, आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी बन जाता है। बालक कैसा आ जाता है, आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी। इनके साथ साथ कुछ और बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं कि इस समय बालक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर के अंतर्गत सामूहिक प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, आत्मसम्मान की भावना, परमार्थ की भावना और इन सब के साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। तो यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति, ये अंतिम बिंदु की बात हम करते हैं। तो काम प्रवृत्ति की बात जब हम आप करते हैं यानी काम भावना का विकास की बात करते हैं तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। रॉस महोदय की बात करें या हम बात करें मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक फ्रायड की, तो उन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को दिया और जिसमें बताया कि 12 वर्ष की बाद आयु के बाद 5वीं अवस्था जन्नेन्द्रिय अवस्था यानी पूर्ण जन्नेन्द्रिय विकास की बात कही, काम प्रवृत्ति की पूर्णता की बात कही। तो अब यहाँ पर जो शैशवावस्था की स्थिति यानी जो काम प्रवृत्ति की भावना का उदय की बात कही वह 3 क्रम में होता है। पहला बताया आत्म प्रेम, यह आपके शैशवावस्था की बात करता है। शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वह आत्म प्रेम। दूसरा समलिंगीय प्रेम, यह आपके बाल्यावस्था की स्थिति, वहाँ पर बालक बालिका जो है वो बालक बालक के साथ बालिका बालिका के साथ समूह बनाते हैं। और तीसरी स्थिति जो आपकी आती है वह विषमलिंगी काम भावना, तो यह किशोरावस्था को दिखाती है। विषमलिंगी काम भावना यह किसको दिखाती है, यह किशोरावस्था की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह हम बात करते हैं कि किशोरावस्था के क्रम में किशोरावस्था की शाब्दिक हमने बात किया है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों के विचार, किशोरावस्था के महत्व की बात की और फिर किशोरावस्था के सिद्धांत 2, एक त्वरित विकास और एक क्रमिक विकास, फिर किशोरावस्था की विशेषताओं की। अब अगले खंड में हम लोग बात करेंगे विभिन्न पक्षों के क्रम में यानी विकास के विभिन्न पक्ष, जिसमें हम मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और शारीरिक विकास की बात करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।